हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट आईपीसी और चैप्टर सेकंड उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो सिलेबस रहता है चैप्टर सेकंड का वो ये रहा। अब इसमें हम क्वेश्चंस और आंसर के थ्रू चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड लिस्ट फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक्स। यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है और उसके क्या फंडामेंटल्स रहते हैं उसको समझाइए। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यह एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का मेथड है जिसमें किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की मात्रा को नॉन कंसंट्रेशन वाले दूसरे सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करके निकाला जाता है। इसमें हम एक केमिकल सॉल्यूशन यानी कि जो हमें पता होता है कंसंट्रेशन नॉन कंसंट्रेशन को धीरे धीरे दूसरे केमिकल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो अब पॉइंट को एंड पॉइंट कहते हैं। इसके बेसिस पर अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही एक मेथड होता है जिसमें हमें एक सॉल्यूशन दिया गया रहता है और एक का सॉल्यूशन हमें पता रहता है। तो जब हम इन दोनों का सॉल्यूशन का जब हम रिएक्ट कराते हैं केमिकल सॉल्यूशन को तो धीरे धीरे जैसे हम रिएक्ट कराएंगे एक का दूसरे के अंदर तो हमें वहाँ पर एक पॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे वो पॉइंट देखने को मिलेगा वो हमारा एंड पॉइंट कहलाएगा। और एंड पॉइंट यानी कि इसके बेसिस पर हम जो अननोन सॉल्यूशन रहता है उसकी कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो फंडामेंटल्स में हमारे ये 6 पॉइंट दे दिए हैं जिसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टाइट्रेशन, इंडिकेटर, इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये तीनों हमारे टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर आ रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन एक्यूरेटली पता होता है। इससे एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड टाइट्रेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ही एक हमारा ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन एक्यूरेटली पता रहता है। एक्यूरेटली मतलब जिसको बिल्कुल सटीक हमें पता रहता है और इसे एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड टाइट्रेशन में भी यूज़ किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हमारे 2 टाइप्स रहते हैं। एक रहता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और दूसरा रहता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या होता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? जिसका कंसंट्रेशन डायरेक्टली एक्यूरेटली बनाया जा सकता है और यह स्टेबल, प्योर एंड नॉन हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस प्रिपेयर होती है जिसमें ऑक्जेलिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन पैथलेट, सोडियम कार्बोनेट इसके एग्जाम्पल रहते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो जिसका कंसंट्रेशन डायरेक्टली एक्यूरेटली बनाना मुश्किल होता है इसलिए इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, जैसे HCl, KMnO4, NaOH। अगर हम इन दोनों का ही कंपैरिजन करते हैं तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि जिसकी कंसंट्रेशन डायरेक्टली एक्यूरेटली बनाई जा रही थी, लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जिसका कंसंट्रेशन डायरेक्टली एक्यूरेटली बनाना मुश्किल होता है और ये क्या हमारे स्टेबल हैं, प्योर हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस प्रिपेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सेकेंडरी वाले में कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अगेंस्ट हमें स्टैंडर्ड बना पड़ता है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल ये रहे। फिर नेक्स्ट आता है यूजेस। यूजेस में क्या कि टाइट्रेशन के लिए रिफ्रेश सॉल्यूशन के रूप में, अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए और एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए।
यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा टाइट्रेशन होता है, टाइट्रेशन को हमें रिफ्रेश सॉल्यूशन के रूप में हम यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, और जो हमारे अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। और जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसकी क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रा को भी एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा रहता है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन हमारा क्या है? तो टाइट्रेशन एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वांटिटेटिव मेथड है। टाइट्रेशन क्या है हमारा कि यह एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक मेथड है, जिसमें एक नॉन कंसंट्रेशन यानी कि जो हमें कंसंट्रेशन पता है वाली सॉल्यूशन का यूज़ करके अननोन कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते हैं। यानी कि वही हो रहा है कि एक हमारे पास जानने वाला यानी कि नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन और एक हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। तो इन दोनों को हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है? टाइट्रेशन कहलाता है। जिसमें हमारे पॉइंट्स ये रहे, जिसमें टाइट्रेंट आता है। टाइट्रेंट मतलब जो हमारा कंसंट्रेशन पता रहता है। एनालिटिकल मतलब जो हमारे पास अननोन कंसंट्रेशन वाली सॉल्यूशन होती है उसकी कैपेसिटी हमें निकालनी होती है। इंडिकेटर यानी कि ऐसी सब्सटेंस जो रिएक्टिंग के एंड पॉइंट पर अदर कलर शो करता है। एंड पॉइंट की बात करें तो वो स्टेज जहाँ इंडिकेटर्स कलर चेंज करता है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें तो थ्योरेटिकल पॉइंट जहाँ एक्सैक्टली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट एनालिटिकल के रूप के साथ रिएक्ट करती है। यानी कि हमारे पास थ्योरेटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे एक्सैक्टली हमारे पास रिक्वायर्ड रहता है टाइट्रेंट एनालिटिक के अमाउंट का, जिसके साथ हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। अगर यूजेस की बात करें तो सॉल्यूशन को एक्सैक्ट कंसंट्रेशन निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल, फूड केमिस्ट्री, वाटर एनालिसिस और लेबोरेटरी एनालिसिस में भी हम टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें तो हमारा रहता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या है? तो इंडिकेटर्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो टाइट्रेशन या केमिकल रिएक्शन के एंड पॉइंट पर कलर चेंज करके सिग्नल देती है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है कि नहीं। जैसे आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में जब आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में जैसे आपने फ्नोप्थलीन इंडिकेटर यूज़ कर लिया, जैसे आपने फ्नोप्थलीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं वैसे उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यानी कि वो क्या है, आप उसका कलर चेंज हो रहा है। जैसे उसका कलर चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर्स, यानी कि इंडिकेटर्स का यूज़ करने के वजह से। ठीक है, तो यही हो गया। फिर हमारा रहता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में ये हमारे अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट रहता है एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि वीक एसिड और बेसिस होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे जो कमज़ोर एसिड हैं, जो बेस हैं होते हैं, जो एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर शो करते हैं, जैसे फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन है जो कि कलरलेस होता है, जो कि एसिडिक रहता है, और पिंक अगर हमारा यहाँ पे फिनोप्थलीन कलरलेस हो रहा है किसी भी सॉल्यूशन तो वो हमारा एसिडिक होगा। अगर वहाँ पे हम पिंक कलर दे रहा है तो वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन रहेगा। अगर मिथाइल ऑरेंज का यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का तो हमारा अगर एसिडिक मीडिया है तो वहाँ पे रेड कलर शो होगा, और अगर वहाँ पे बेसिक मीडिया है तो वहाँ पे येलो कलर शो होगा। फिर नेक्स्ट रहता है रिडॉक्स इंडिकेटर्स। रिडॉक्स इंडिकेटर्स में क्या है कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज़ होता है, यानी कि रिडॉक्स इंडिकेटर्स का यूज़ कहाँ कर रहे हो? रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज़ कर रहे हो, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ कलर चेंज होता है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल रहता है डाइफिनाइलामाइन। डाइफिनाइलामाइन में क्या रहता है? जैसे स्टार्च क्या रहता है हमारा? यह एक आयोडीन का टाइट्रेशन रहता है। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर्स, जिसमें मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर कलर चेंज करते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में क्या होता है? यानी कि कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, कॉम्प्लेक्स के साथ मेटल आयंस के साथ, तो मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर कलर चेंज करते हैं, जैसे कि इराइक्रोम ब्लैक टी, जिसमें हमारा EVT आता है, मिरॉक्साइड आता है, जिसका यूज़ हम टाइट्रेशन के एंड पर डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और रिएक्शन कंप्लीट होने का सिग्नल देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है।
फिर नेक्स्ट हमारा रहता है इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट, जिसमें इक्विवेलेंट पॉइंट की बात करें तो यह थ्योरेटिकल पॉइंट होता है जहां एक्सेक्ट अमाउंट को ऑफ टाइट्रेंट एनालाइट के साथ केमिकली रिएक्ट कर लेता है और यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस होती है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दे दिया गया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा यानी कि H2 आ जाएगा और NaCl हमारा बन जाएगा। तो जब जितना NaOH है उतना ही HCl रिएक्ट करके तब वो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। अगर एंड पॉइंट की बात करें तो यह प्रैक्टिकल पॉइंट होता है जहां इंडिकेटर कलर चेंज दिखाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ये थोड़ा सा इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास होता है। अगर इन दोनों में देखा जाए ऐसा कंपैरिजन, तो जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट यानी कि ये थ्योरेटिकल रहता है यानी रिएक्शन कंप्लीट होती है, और एंड पॉइंट की बात करें तो यह हमारा एक प्रैक्टिकल रहता है यानी कि प्रैक्टिस के तौर पर जिसमें इंडिकेटर कलर चेंज दिखाता है। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पे हमारा डिफरेंस बिटवीन करके दे दिया गया है कि यहाँ पे फीचर्स भी दे रखे हैं कि अगर मीनिंग की देखा जाए इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट के, तो इक्विवेलेंस पॉइंट में हमारा एक्सेक्ट केमिकल कंप्लीट रिएक्शन देगा और एंड पॉइंट में यहाँ पे इंडिकेटर्स कलर चेंज करेंगे जो कि सिग्नल ऑफ कंप्लीट है कि नहीं इसका रिप्रेजेंट कर देगा। टाइप्स की देखें तो इक्विवेलेंट पॉइंट हमारा थ्योरेटिकल बेसिस रहता है और एंड पॉइंट हमारा प्रैक्टिकल बेसिस रहता है। नेक्स्ट हमारा डिटेक्शन में देखें तो इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा कैलकुलेटेड रहता है, स्टियोक्योमेट्रिक भी रहता है। एंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कलर चेंज देखने को मिलता है। एक्यूरेटली की बात करें तो इक्विवेलेंस पॉइंट हमारा 100% एक्यूरेट रहता है और एंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एरर देखने को मिलता है। फिर टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड होता है जिसमें सॉल्यूशन की एक्सेट कंसंट्रेशन निकालने के लिए टाइट्रेशन किया जाता है। फिर जिसमें हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन आता है और एसिड बेस टाइट्रेशन को हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं और ये एसिड एंड बेस के रिएक्शन पर भी आधारित होता है, यानी कि ये बेस किस पर है, किसके आधारित है, तो ये एसिड एंड बेस के रिएक्शन पर ये बेस्ड होता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन देखने को मिलता है और एग्जांपल में HCl वेस NaOH यानी कि HCl हो सकता है और NaOH हो सकता है। HCl एसिड एंड NaOH हमारा रहेगा बेसिक। फिर रिडक्ट टाइट्रेशन की बात करें तो यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पर आधारित होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूस एजेंट का रिएक्शन होता है। इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट एंड डाइफिनाइलामीन एंड स्टार्च देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बेस्ड होता है जिसमें हमारा EDTA देखने को मिलता है यानी कि इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका यूज़ किया जाता है और ये आपसे EDTA की फुल फॉर्म MCQs में पूछा जा सकता है। इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे हमारा EVT, EDTA, वाटर हार्डनेस टेस्ट, ये सारी। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की बात करें तो दो आयंस रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जैसे कि इसमें इंडिकेटर की बात करें तो एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, फ्लोरोसिन, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन आ गया। एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट बेस NaCl जो कि हमारा मोहर्स मेथड रहता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलेशन, किसी भी नॉन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला से यूज़ किया जाता है, जैसे C1B1 = C2B2। इस तरीके से हमें यहाँ पर हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि आपका व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन लिस्ट फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक्सप्लेन एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन को एक्सप्लेन कीजिए और ये हमारा इम्पोर्टेंट है जिसमें एसिड बेस टाइट्रेशन जिसे न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहा जाता है और ये हमारा एसिड बेस रिएक्शन पर बेस्ड होता है। इसमें इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल पथलीन और HCl एंड NaOH एग्जाम्पल। तो हमें यहाँ पर अगर देखें एसिड एंड बेस क्या है, तो एसिड एंड बेस इसका कंपैरिजन किया तो HCl में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा यानी कि हाइड्रोजन आयन को दान करता है और बेस में हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट करता है यानी कि ग्रेड करता है।
टेस्ट की बात करें एसिड का तो ये सॉर होता है और यहाँ पे होगा बेस में टेस्ट इसका बिटर। अगर यहाँ पे लिटमस पेपर से कंपैरिजन किया जाए तो एसिड में ब्लू से रेड होगा और बेस में रेड से ब्लू होगा। अगर यहाँ पे पीएच की बात किया जाए तो पीएच हमारा यहाँ पे एसिड में 7 से कम होता है और बेस में हमारा 7 से ऊपर रहता है, यानी 7, 8, 9, 10 इस तरीके से हमारा बेस में रहेगा ऊपर। फिर नेक्स्ट रहता है थ्योरी ऑफ एसिड बेस। तो जो हमारी एसिड बेस की थ्योरी है वो हमारे 3 बेस पे रहती हैं, जैसे आर्हेनियस थ्योरी रहती है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी और लुईस थ्योरी। इन तीनों पे ही हमारी थ्योरी एसिड बेस की रहेंगी। फिर यहाँ पे आर्हेनियस थ्योरी की बात करें तो 1887 में स्वांट ऑगस्ट आर्हेनियस ने एसिड बेस का एक प्रिंसिपल दिया जिसे आर्हेनियस थ्योरी कहा जाता है एसिड एंड बेस पर। तो एसिड की अलग है ये हमारा, ये बेस है। आप इस तरह से लिखना चाहो इस तरह से लिख सकते हो, और अगर आप एसिड हेडिंग डाल के फिर यहाँ पे एसिड थ्योरीज वाइज उसके बाद ये एसिड कंप्लीट करने के बाद बेस डाल के बेस को कंप्लीट करेंगे तब भी चलेगा। और अगर आप इस तरह के दोनों तरह से कंपैरिजन करेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में, इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से दिया गया है। तो एसिड क्या है, तो वे पदार्थ जो वाटर में घुलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है। जैसे HCl रिएक्शन कराएंगे वाटर में, जैसे HCl प्लस H2O तो हमारा क्या बन जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस, ना ये चीज़ रहेगी। और अगर हम बेस में देखें तो वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। जैसे NaOH हो गया, Na प्लस OH माइनस टूट जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे 1923 में जॉन्स एंड ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस लोरी ने एसिड बेस का प्रिंसिपल दिया, इसलिए इसे ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही दिया था तो इन्हीं के नाम पर ही हमने यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी का नाम भी दे दिया गया। यहाँ पे अगर एसिड एंड बेस की बात किया है तो एसिड में वह पदार्थ जो प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है एसिड कहलाता है। जैसे HCl और अमोनिया की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें यहाँ पे अमोनियम बन रहा है और क्लोराइड आयन निकल रहा है। बेस की बात करें तो वह पदार्थ जो प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर होता है उसे बेस कहा जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, जब हम इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन गया H3O पॉजिटिव प्लस सल्फ्यूरिक एसिड निकल गया, यानी कि जो हमारा HSO4 है वो हमारा निकल गया। फिर नेक्स्ट आता है लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी क्या है, तो 1923 में ग्लबर्ट एन लुईस ने इसका प्रिंसिपल एसिड बेस की परिभाषा इलेक्ट्रॉन पेयर के आदान प्रदान पर बेस पर आधारित है। जैसे कि इसमें एसिड की बात करें तो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्टर करता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है, तो वो हमारा लुईस एसिड कहलाएगा। जैसे BF3 AlCl3 हाइड्रोजन आयन। और बेस में क्या है कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लुईस बेस कहलाता है। जैसे अमोनिया हो गया, BF3 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है, तो जब टाइट्रेशन पानी के अलावा किसी अदर सॉल्वेंट में किया जाता है तो इसे नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। पानी के अलावा यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि दूसरी तरह से देखें तो इसमें पानी की जगह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ग्लेशियल, एसिटिक एसिड, मेथनॉल, एथनॉल आदि का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे वीक बेस जैसे कि एल्कलॉइड्स, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में टाइट्रेशन, और वीक एसिड की बात करें तो मिथनॉल हो गया और इथनॉल में टाइट्रेशन। यूजेस की बात करें तो एल्कलॉइड्स का ऐसे दूसरा पॉइंट रहेगा, इसमें वीक एसिड एंड वीक बेसिस की क्षमता जानने में और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है, तो जब टाइट्रेशन के प्रोसेस के दौरान प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहा जाता है। इस मेथड में टाइट्रेशन एनालाइट आपस में रिएक्शन करके इनसॉल्युबल साल्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे टाइट्रेशन का मतलब सीधा सा है, आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा, सिल्वर का प्रैक्टिकल किया होगा, यानी कि लिमिट टेस्ट फॉर AgCl मतलब लिमिट टेस्ट फॉर सोडियम क्लोराइड,
यानी कि ऐसे बोलते हैं ना, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, या लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो जब आपने ये सारे टेस्ट किए होंगे तो आपने क्लोराइड का ही लिमिट टेस्ट ले लिया एज एग्जाम्पल, तो उसमें आपने क्या किया था कि वहाँ पे हमें वाइट प्रिसिपिटेट देखने को मिल रहे थे। जो ये रिएक्शन लिखी हुई है वो भी आपकी रिएक्शन ऐसा आपका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड उसके बेसिस पर ही ये दी गई है। वही वाली रिएक्शन यहाँ पर है, वही वाली वहाँ पर है। यानी कि हमें यहाँ पर प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन की बात करो और ये जो रिएक्शन है वो आप याद कर लीजिएगा, ये वाली रिएक्शन भी आपकी लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको दो फायदे हुए कि आपको यहाँ पे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड जो कि आपका चैप्टर 1 के अंदर दे दिया गया है ना, तो वो वाला भी आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है और यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन के बारे में भी समझाया जा रहा है। यानी कि प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन क्या है, जो आपको वाइट कलर का देखने को मिलता है जब आप रिएक्शन कराते हैं, धुंधला धुंधला सा। तो जब टाइट्रेशन की प्रोसेस के दौरान प्रेसिपिटेट बनते हैं तो उसे प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन कहा जाता है। और इस मेथड में टाइट्रेशन एनालाइट आपस में रिएक्शन करके इंसॉल्युबल साल्ट बनाते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो जब दो आयंस एक साथ रिएक्शन करते हैं तो और इनका प्रोडक्ट पानी में इंसॉल्युबल होता है तो वह प्रेसिपिटेट के रूप में भी सेपरेट हो जाते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और हमें सोडियम नाइट्रेट देखने को मिल रहा है, और जो सिल्वर क्लोराइड है यही हमें वाइट प्रेसिपिटेट देगा। जैसे हम इन दोनों को आपस में डालेंगे तो हमें यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट रहता है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पे अलग से 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाते हैं कि मोर्स मेथड, वॉलहार्ट मेथड, फेजांस मेथड, या 1 मार्क्स में पूछ लिया तो ये रहता है। तो मेथड और इंडिकेटर कलर चेंज, यानी कि जो 3 मेथड है वो 3 मेथड के यहाँ नाम लिखते हैं, मोहर्स, वॉलहार्ट, फेजांस। और यहाँ पे इंडिकेटर्स की मोहर्स में हमारा पोटेशियम क्रोमेट यूज़ होगा, वॉलहार्ट में फेरिक एलम और फेजान में फ्लोरोसिन। और कलर चेंज यानी कि जब ये वाला यूज़ होगा तो येलो, रेड, ब्राउन देखने को मिलेगा। वॉलहार्ट में यहाँ पे रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा और फेजान में ग्रीन एंड पिंक देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट रहता है हमारा मोहर्स मेथड, यानी कि वही अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यह क्लोराइड ब्रोमीन आयंस के साथ यानी कि के लिए प्रयुक्त होती है। ऐसे इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 इसका केमिकल फॉर्मूला, और एंड पॉइंट पर रेड कलर का सिल्वर क्रोमेट हमें बनता हुआ दिखता है। और वॉलहार्ट मेथड में देखें तो यह बैक टाइट्रेशन मेथड होता है और इंडिकेटर फेरिक एलम यूज़ करते हैं, यह थायोसाइनेट के साथ यूज़ होती है। फेजन मेथड की बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होता है, ऐसा फ्लोरोसिन, यह सिल्वर हैलाइड लेयर पर ऑब्जर्व होकर कलर चेंज दिखाता है। अगर हम यहाँ पर कॉमन रिएजेंट के यूज़ देखें तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करेंगे तो वो हमें टाइट्रेंट की तरह यूज़ कर रहे होंगे, सोडियम क्लोराइड का ऐसा एनालिसिस के तौर पर, और पोटेशियम क्रोमेट ऐसा इंडिकेटर नाइट्रिक एसिड सब मीडियम की तरह यूज़ कर रहे होंगे। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो एडवांटेज यह सरल और तेज़ मेथड होता है, एक्यूरेट रिजल्ट बनाता है और आपका हैलोजन आयंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस संभव होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो केवल प्रोडक्ट के लिए उपयुक्त होता है, कुछ प्रेसिपिटेट लाइट्स में अनस्टेबल होते हैं जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, और एंड पॉइंट आइडेंटिफाई में भी यहाँ पे डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखें तो डिफाइंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें तो यह एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मेथड है जिसमें किसी मेटल आयंस की मात्रा ज्ञात करने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने वाले रिएजेंट का यूज़ किया जाता है। और इस मेथड में मेटल आयंस और लिगेंड्स के बीच में एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। जैसे ये रिएजेंट का यूज़ रहेगा, जैसे रिएजेंट हमारा EDT और अमोनियम वफर। अब हमें टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन देखना तो ये 4 तरीके से रहते हैं, जैसे डायरेक्ट टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन मतलब डायरेक्टली हमारा क्या होगा, जो हमारे ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है वहाँ से हमारी टाइट्रेट कराएंगे। जैसे मेटल आयंस को डायरेक्ट EDTA से टाइट्रेट किया जाएगा तो डायरेक्ट टाइट्रेशन कहलाएगा। बैक टाइट्रेशन की बात करें तो जब डायरेक्ट मेथड संभव नहीं होता है
तब मेटल आयंस की ज्ञात मात्रा को ईडीटी से रिएक्शन कराकर शेष ईडीटीओ को किसी अदर मेटल आयंस के साथ में टाइट्रेट करा देते हैं। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन यानी कि एक मेटल को दूसरी मेटल से रिप्लेस करके टाइट्रेशन किया जाता है। इनडायरेक्ट टाइट्रेशन यानी कि मेटल आयंस को पहले किसी अदर कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर टाइट्रेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे रहता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका इस चैप्टर के अंदर, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कि आपके कई बार आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो एक्सप्लेन ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, तो यह एक क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड है जिससे किसी पदार्थ की अमाउंट और वेट से मेजर किया जाता है। यानी कि कोई भी हमारा सबस्टांस है उसको हम क्या करेंगे, उसके अमाउंट को वेट करेंगे, है ना, और उसको मापेंगे, और इसमें केमिकल रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके उसको ड्राई करेंगे और उसको तौलेंगे और एनालाइट की मात्रा निर्धारित कर लेते हैं। अगर प्रिंसिपल की बात करूँ तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl यानी कि सिल्वर नाइट्रेट आपका सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और हमें सोडियम नाइट्रेट देखने को मिलता है। यहीं पे एक और देखें तो बैरियम क्लोराइड का जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बैरियम सल्फेट बनता है और HCl निकल जाता है। और फिर हम यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें तो क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि आयंस की मात्रा ज्ञात करने पे हमें यहाँ पे प्योरिटी जांचने में हम इसका यूज़ करते हैं, और फार्मास्यूटिकल सैंपल्स में मेटल्स या साल्ट की मात्रा को निर्धारित करने में भी हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे हम एडवांटेज की बात करें तो अत्यंत एक्यूरेट एंड स्टेबल रिजल्ट मिलते हैं इसका यूज़ करके, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये लंबी प्रोसेस होती है और अत्यधिक ध्यान और सावधानी की आवश्यकता होती है। यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर सेकंड IPC का कंप्लीट हो जाता है विद ऐसा क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और यहाँ पे आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।